नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में आगामी रणनीति पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन भी होगी अहम विषयों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश। कहा, वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक इस योजना के तहत लगभग 51,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिए गए। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश के 11 बड़े जिलों को नए साल का तोहफा मिलेगा। पहली बार पोस्ट ऑफिस से ई स्टाम्प देने का रास्ता खुला। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ CMO को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार और स्वास्थ्य संबंधी मरीजों की होगी कोविड जांच। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आज मुरादाबाद और बिजनौर में किसान महासम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अट्ठाईस जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी विस्फोट कांड में हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में दोषी करार दिया गया। इस मामले में अब 2 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। कहा, 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल होगी कैंसिल। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी मंदिरों में होगी रामकथा और भजन कीर्तन। भगवान श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल रन शुरू। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण नए साल पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी और मास्क के नियम का पालन करने को कहा गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को नैक मूल्यांकन E+ ग्रेड राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बधाई दी और शुभकामनाएं। पहली बार उत्कृष्ट CGPA के साथ मिला A+ ग्रेड। पूर्व मंत्री राकेश दत्त त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला। 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा। कोर्ट से पूर्व मंत्री राकेश दत्त त्रिपाठी को मिली जमानत। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप चित्रकूट जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र की वितरित। चावल अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ MOU का आदान प्रदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया, 31 दिसंबर को लखनऊ में महिला हाफ मैराथन का किया जाएगा आयोजन। मैराथन के लिए 4000 से अधिक महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होगी आयोजित। परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कौशाम्बी के कड़ा विकास खंड के थुलगुआ गांव के प्राथमिक पाठशाला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। राज्यपाल ने लोगों से स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को सफल बनाने की अपील की। प्रदेश भर में बोई जाने वाली फसलों के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का लिया सहारा। इसके तहत रबी, खरीफ और जायद सीजन में बोई जाने वाली फसलों का फील्ड टू फील्ड सर्वे कराया जाता है। प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि रबी फसलों की बुआई से पहले सभी जनपदों में स्थापित हो हेल्प डेस्क। 31 दिसंबर तक किसानों को होगा खरीफ मानदेय का भुगतान।
और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आइए देखते हैं अयोध्या से जुड़ी कुछ विशेष खबरें। भव्य राम मंदिर के निर्माण में लग रही हर चीज अनोखी है। मंदिर में लगने वाला घंटा भी विशेष है। आइए देखते हैं आशुतोष शुक्ल की ये खास रिपोर्ट। भव्य भगवान राम के मंदिर निर्माण की हर वस्तु भव्य होगी, अनोखी होगी, अद्भुत होगी। वो चाहे भगवान राम की मूर्ति हो या फिर भगवान राम का भव्य मंदिर हो या उस भव्य मंदिर में लगने वाला भक्तों के लिए घंटा हो। यह घंटा एक विशेष प्रकार का घंटा है। इसकी तमाम जो है खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं, किस तरह से इस घंटे का प्रयोग किया जाएगा, इसका वजन कितना है, कहां से आया है, कितना बना है, सब कुछ जानते हैं। क्या नाम है आप? छोटू पांडे। तो ये इसके बारे में बताएंगे। ये जो घंटा देख रहे हैं सर, ये आपके तमिलनाडु के रामेश्वरम से डोनेट होकर के आया है। इसका वेट जो है सर वो 613 केजीज का वेट है, जो कि अपना नया राम मंदिर में लगेगा। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से डोनेट होकर के आया है। इसका वेट जो है 613 केजी है। ये अपना न्यू राम मंदिर में लगाया जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगा। इसका साउंड जो रहेगा सर राम मंदिर में 8 से 10 किलोमीटर तक जाएगा। इसमें से जो साउंड निकलेगा सर वो ओम शब्द आपका सुनाई देगा, वो भी 8 से 10 किलोमीटर तक सर। जी धन्यवाद। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यह घंटा जब ओम की ध्वनि के साथ संपूर्ण वातावरण में गूंजेगा तो निश्चित रूप से वातावरण भी सुगंधित होगा, शांतिपूर्ण होगा और एक संदेश के साथ होगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। सबको इंतजार है जब 22 जनवरी को भगवान रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। निर्माणाधीन राम मंदिर के पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, लेकिन राम भक्तों में राम मंदिर का मॉडल बेहद लोकप्रिय हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल को हर राम भक्त के हाथ तक पहुंचाने के लिए कारखाना भी लगाया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया तो अयोध्या में विचार भी बदले और व्यवसाय भी बदले। फौज से रिटायर होकर के आदित्य आए थे। इनके मन में भगवान राम के प्रति अयोध्यावासी होने के नाते वही श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के साथ ये हर राम भक्त के हाथ में भव्य और नव्य राम मंदिर तक को पहुंचाना चाहते थे। इसी चाहत के साथ एक कारखाना बनाया और उस कारखाने में भले ही राम मंदिर अभी 3 साल में पूर्ण होगा, लेकिन उसका रूप कैसा होगा वो आज ही हर राम भक्त को ये दिखाना चाहते। जो लोग दर्शन करने या जो लोग नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वो मॉडल्स को देख के ये चीज समझ लें, ये देख के उनको लगे कि हमारा जो राम मंदिर का मॉडल देखने के बाद उनको लगे कि इस तरह से हमारा मंदिर बनाया गया होगा। जब ये राम मंदिर का मॉडल यहाँ पर तैयार करने का कारखाना शुरू हुआ तो जिस तरह से भगवान श्री राम का स्वरूप वांग्मय है उस तरह से इनके मॉडल का वांग्मय स्वरूप भी दिखाई दिया। कारण स्पष्ट है कि जिस लकड़ी से ये मॉडल तैयार किया जा रहा है इस लकड़ी को न्यूजीलैंड से मंगाया जाता है। भगवान श्री राम का मंदिर जब अयोध्या में बनकर पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में आलोकित होगा और हर घर में भगवान श्री राम की प्रतिकृति पहुंचे, उनकी मर्यादा पहुंचे, उनके आदर्श पहुंचे। निश्चित रूप से अयोध्या यही चाहती है और यहाँ इस मॉडल में जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण हो रहे मंदिर का रूप दिया जा रहा है, निश्चित रूप से राम भक्त अयोध्या से सब यहाँ से ले जाना चाहते हैं। राजेंद्र सोनी और विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। और अब अन्य कुछ खबरें। आज किसान दिवस के अवसर पर लखनऊ के भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक ने कहा कि किसान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसान दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि देश के किसान और अन्नदाताओं के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे किसानों का योगदान न हो। किसानों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके साथ 140 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा हमारे अन्नदाता प्रदान करते हैं। उधर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी के उप प्रबंधकों ने किसान दिवस पर किसानों को शुभकामनाएं दी। भारतीय स्टेट बैंक हमेशा किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में तत्पर रहा है। ये बैंक का सृजन भी इसी वजह से हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंक काम करे। बाद में ये बहुत बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी बन गया। हम ये हमारी मूलभूत को ना भूलते हुए हमेशा कृषि की तरफ इसकी ध्यान बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा कोविड को चलते भारतीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जैसे अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना कोष बोलते हैं उसको,
उसके अंदर किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जैसे रूरल गोदाम बनाएं, उनके जो ट्रैक्टर खरीदें, हार्वेस्टर्स खरीदें और किसी भी तरह की उनकी उत्पादों को बढ़ाने के लिए और जो उत्पाद कर रहे हैं उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएं, जो गोदाम बनाएं, उसके लिए उसके अंदर ऋण प्रदान किया जाता है। कि लगभग स्टेट बैंक के 15,000 ब्रांचेज ऐसी हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में काम कर रही हैं और उनमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने सर्विसेज हैं, किसानों और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनकी सुविधा के लिए कार्यरत हैं ब्रांचेज में। किसानों के लिए सबसे मूलभूत प्रोडक्ट जो स्टेट बैंक की तरफ से वो किसान क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद आजकल और भी बड़े सारे जितने बड़े लेवल के किसान हैं जो बड़े लेवल पे खेती करते हैं उसके लिए हमने किसान समृद्धि योजना भी एक लेके आई है और उसको विभिन्न तरह की सुविधा उसके तरफ से मुहैया कराते हैं। हम विविध तरह के जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकें, उनको बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बता सकें, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं उनके बारे में भी हम बता सकें। हमारे अंचल के बुंदेलखंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी किसान भाइयों को बैंकिंग योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे बैंक द्वारा घर घर केसीसी अभियान के अंतर्गत बैंक की क्रांतिकारी पहल किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा में किसानों को न्यूनतम 4% वार्षिक ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा का अवसर मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक जो प्रत्येक किसान का बैंकर है, किसान दिवस के अवसर पर उनके योगदान को साझा करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा है। हमारे अन्नदाताओं अपने श्रम के माध्यम से न केवल हम तक भोजन पहुंचाते हैं बल्कि विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को सहयोग भी करते हैं। कपड़ों से लेकर दवाओं तक शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां किसानों का योगदान न हो। कृषि का महत्व खेतों तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार उसके आगे भी है। हम हमारी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। अलीगढ़ के खैर ब्लॉक के गोमत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अन्नदाता किसान दिवस के मौके पर घर घर केसीसी अभियान का किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के तहत आयोजन किया गया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा एग्री इंफ्रा फंड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही किसानों और बैंक सखी समूह की महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। एसबीआई की प्रबंधक ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक पूरे देश में फैली हुई है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तेईस दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। सो राष्ट्रीय किसान दिवस को भारतीय स्टेट बैंक अन्नदाता दिवस के रूप में मना रही है और उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को भारतीय स्टेट बैंक अपने बैंक के माध्यम से, जो कि पूरे देश में हम लोग फैले हुए हैं, उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है हमारे किसान भाइयों के बीच में, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी स्कीम हैं। हर एक चीज़, हर किसान का कोई भी ज़रूरत हो, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे बैंक के पास कोई ना कोई योजना है। भारत सरकार की योजनाओं के हिसाब से हम अपनी योजनाओं का प्रारूप तैयार करते हैं और उसी हिसाब से ये होता है। हाँ, हमारी यहाँ एसएचजी की महिला हैं जिन्हें सम्मान दिया गया है, जिन्होंने कुछ पशु लोन कराए हैं और किसी ने अपना वो डेयरी उत्पादक के बारे में लोन कराया हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का कार्यक्रम। हमारी महिलाओं का बड़ा अच्छे आदर से सम्मान किया गया, एसएचजी की महिलाओं को, और भी बैंकों से आई हुई हैं। खैर गोमत से सब महिलाओं का बड़ा अच्छे से सम्मान किया गया है यहाँ पे। एसबीआई से ही मैंने केसीसी चला रखी है और यहीं से मैंने कंबाइन हार्वेस्टर भी खरीदी है फाइनेंस करा के। और आज हमारे गोमत ज्योति फार्म हाउस में किसान अन्नदाता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। एसबीआई के काफ़ी उच्च अधिकारी आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने किसानों को समझाया और अच्छे लाभ और योजनाओं के बारे में बताया किसानों को। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर।
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने चित्रकूट जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर महिलाओं की गोद भराई और अन्नप्राशन कराया। नरेंद्र कश्यप ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी को 2047 तक समृद्ध एवं विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दिलाया। सैंतालीस तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प को लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश वाहन गांव-गांव, गली-गली जाकर देश की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। लाभार्थियों को मौके पर लाभ देकर उनके हक को दिलाने का काम कर रहा है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज मंच के सम्मुख बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारी योजनाओं का आपकी उपस्थिति में लाभ लिया है, प्रमाण पत्र लिए हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया। अरे पहले की दिक्कत मत पूछिए, हम काल झोपड़ी में रहते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया आवास, तो हमको सुकून मिल गया। जौनपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद के विकास खंड करंजा कला की ग्राम पंचायत बैजापुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के तहत एलईडी वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच भी कराई गई। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा जागरूकता स्टॉल लगाते हुए विभिन्न कृषक आधारित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया। विकासखंड करंजा कला के ग्राम सभा बैजापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो देश की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो देश की सरकार बनी, उस सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए बिना किसी जात, धर्म, मजहब के भेदभाव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जिसको मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित था। और उसी के क्रम में एक एलईडी वैन पूरे देश में ये चल रहा है। हर ग्राम सभाओं में जाकर आम जनमानस के बीच उन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस उन योजनाओं को जान सके और उसका लाभ उठाकर अपने आप को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ सके। हमारा आवास मिल गया है। पहले हम छप्पर में रहते थे, अभी फिलहाल में बाल बच्ची के साथ में हम रह रहे हैं। हमारा आवास बन गया है। हम सबके धन्यवाद बोलते हैं, प्रधान जी के धन्यवाद बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद बोलते हैं। और हमारा आयुष्मान कार्ड बन चुका है, 5 लाख का लाभ पाएंगे। सरकारी प्राइवेट अस्पताल में चाहे जहां भी सुविधा मिलेगा। पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो मिलता है, साल में 6,000 रुपया 3 किस्त के रूप में प्राप्त होता है। हम उस सम्मान निधि जो पैसा मिलता है, हम उसे खेती के कार्य में लगाते हैं। खाद, बीज और दवा जो उपलब्ध होता है, हम उसे उसकी खेती में लगाते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आइए अब देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़े समाचार। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण के तहत आज वाराणसी में आध्यात्मिक लोगों का चौथा दल पहुंचा, जिनको सरस्वती नाम दिया गया है। वाराणसी के बनारस स्टेशन पर पहुंचने पर आध्यात्मिक लोगों के समूह का जोरदार स्वागत कर उन पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं काशी के डमरू दल ने डमरू बजाकर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है, इससे दोनों संस्कृतियों को एक साथ एक जगह
मिलने का मौका मिला है। Coming from Coimbatore, Tamil Nadu, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, given great opportunity to Tamil people come to the Kashi. So we are very proud to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, for give this very big opportunity connecting to the Kashi and Tamil Nadu relationship. We are big hands to the Kashi peoples also. And we are here to look after most of the places here to cover, and also we thank the central government, the Modi government, for arranging this higher opportunity for the Hindus, especially the Tamilians here. काशी तमिल संगमम के समूह के सदस्य अपने महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर अवश्य जा रहे हैं। इसका उत्साह दोनों तरफ दिख रहा है। हनुमान घाट के उस आवास में हूं मैं, जहां महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार जी कभी बचपन में यहाँ रहा करते थे। उस भवन में जो लोग रहते हैं आज, वो उनके भांजे का घर है और उन्हीं की पुत्री हैं डॉक्टर जयंती जी। डॉक्टर जयंती सुब्रमण्यम भारती जी का ये आवास रहा, वहाँ रहते थे यहाँ पर वो। और अभी काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं, ये जो बना हुआ है इसको देख रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रयास है एक सरकार का, इस पे आप क्या कहेंगे? गत वर्ष माननीय मोदी जी ने तमिल संगमम की शुरुआत की, जो उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर उन्होंने किया कार्य। और यहाँ तमिल संगमम में पिछले वर्ष 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 17 तक यहाँ पे सभी लोग जितने भी तमिलनाडु से आ रहे थे, सब भारती जी को दर्शन किए। और मेरा ही निवास शिवमठ के नाम से है और मैं महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की बहन लक्ष्मी अम्माள் की पोती हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जितने भी तमिल संगमम में आ रहे हैं वो सब भारती जी के निवास स्थान पर आ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर भारती जी ने 3 वर्ष और मात्र 6 महीने तक यहाँ पे रहे और उन्हीं 3.5 वर्ष में उन्होंने कई अपना यहाँ पर योगदान दिया। जैसे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जी से नेतृत्व में आकर उन्होंने अपना वेशभूषा बदला। और महाकवि जी ने यहीं पर उन्होंने सरस्वती वंदना वेल्लई तामरे पूविल इरपाल इस गीत को भी प्रस्तुत किया। सुब्रमण्यम भारती जी ने लाल बाल पाल के सानिध्य में आकर अपनी वेशभूषा उस समय बदली और साथ ही राष्ट्रगीत का निर्माण किया इसी काशी में। और जो 120 साल पहले उन्होंने किया था, उसी को काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से मिलाने का कार्य कर रहे हैं काशी तमिल संगमम के माध्यम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, हनुमान घाट, वाराणसी। और अब अन्य कुछ समाचार। प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने संभल की ग्राम पंचायत फतेहपुर सराय में किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। इंडी गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने से जुड़े सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है, ये गठबंधन घोटालेबाजों का समूह है। अच्छी तरह से इन तीनों चुनावों में भी साबित कर दिया है। दूसरे नंबर ये है, देखिए मोदी जी अकेले हिंदुस्तान के नहीं, आज मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं। तो इंडिया गठबंधन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये गठबंधन थोड़े, ये तो लठबंधन है। काय का गठबंधन है, सब स्वार्थ इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरह से है, कभी किसी के पीछे ईडी लग रही है, किसी के पीछे सीबीआई लग रही है, सब जिन्होंने घोटाले किए, घोटालेबाजों का एक समूह बन गया है, उसे उन्होंने नाम दे दिया है वैसे इंडिया गठबंधन।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह देर रात श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर नल से जल योजना के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने आम जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि जहां पहले लोगों को शुद्ध पानी के लिए पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब शुद्ध पानी उनके घरों में सीधे पहुंचेगा, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वहीं इस योजना के तहत श्रावस्ती हर घर में नल से जल पहुंचाने में नंबर 1 की स्थिति में है। क्या एक तो बीमारी कम हो, जैसे शुद्ध अन्न और शुद्ध पानी, जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि मोटे अनाज और अपने घर की सब्जी हरियाली और अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और शुद्ध पानी उसको मिलने लगे, और बोतल का पानी नहीं, अपने नल का पानी पीने लगे और उसका स्वास्थ्य ठीक। जब स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो गवर्नमेंट का रुपया भी बचेगा। जैसे जन औषधि केंद्र खुला ना, उसके माध्यम से 23,000 करोड़ रुपया गरीबों के जेब का बचा है, और सरकार का पैसा खर्च हुआ लेकिन गरीबों के जेब का, जो 100 रुपए की दवा थी वो 20 रुपए में वहाँ मिलती है, इसलिए गरीबों का भला हुआ। तो इस जल योजना से आज देश राज्य के अंदर पानी देने की मांग, नल कनेक्शन देने की मांग, इस समय हम नंबर 1 हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसों, वायरस के नए स्ट्रेन JN1 का पहला केस मिलने के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों को शुक्रवार को इस संबंध में शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, इलनेस और सीनियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रोगियों की अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच कराई जाएगी। हाथरस में जिलाधिकारी के पद पर तैनात IAS अर्चना वर्मा ने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने बेटे का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। उनका बेटा यहां बच्चों के साथ खेलता है और मिड डे मील भी खाता है। आम लोग भी DM अर्चना वर्मा की सराहना कर रहे हैं। DM ने अपने बेटे अभिजीत का दाखिला किसी नेशनल या इंटरनेशनल स्कूल में न कराकर कलेक्ट्रेट से थोड़ी दूर पर स्थित गांव दर्शन के एक आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। जिलाधिकारी ने बताया कि उनका 2.5 साल का बेटा पिछले 4-5 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र काम करना शुरू किया गया और उसका बहुत मैंने बेनिफिट देखा। इसकी सामाजिक जो एक अभिरुचि होती है, सोशल एक्टिविटी, उसमें बहुत बेहतरीन विकास आया है। और जो आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्त्री है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, उन्होंने से बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई हैं जो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होती है। वो बहुत अच्छा कर रहा है, इसी क्रम में चल छोटा है अभी, तो इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, बट प्ले स्कूल्स के बराबर ही हमारे आंगनबाड़ी केंद्र मैंने जो देखा कि जो सीखना है वो ये सीखना है कि कैसे इंटरैक्ट करें, तो बच्चों से मिलता है और आसपास के बच्चे आते हैं, उनके साथ में उसको सीखने की जो क्षमता है इसमें बहुत विकास आ रहा है। इवन जो हमें जिस चीज़ की हमें एज पेरेंट आवश्यकता रहती है। बहराइच के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। सूर्य प्रताप शाही ने भाग लेने वाली महिला पुरुष प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ उज्जवल भविष्य को लेकर पुरस्कृत किया। इस खेल स्पर्धा में दौड़, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल सहित परंपरागत खेलों में भी प्रतिभागियों द्वारा भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। सूर्य प्रताप शाही ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेहतर सोच का नतीजा है कि गाँव से प्रतिभाएं निखर कर देश का मान बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। संसदीय क्षेत्र बहराइच के ब्लॉक स्तर के 8 टीमों का फाइनल मैच यहां पर संपन्न हुआ है और मुझे खुशी है कि यहां के सभी विकास खंडों के नीलपुरवा, शिवपुर, चित्तौरा, रसिया, तजवापुर, बेलार, नवाबगंज, मैसी, इन सभी विकास खंडों पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हुई और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के भीतर ग्रामीण क्षेत्र के जो क्षेत्र के आने वाले खिलाड़ी थे, जिन्हें हम नवोदित खिलाड़ी कह सकते हैं, अंकुरित हो रहे हैं गांव-गांव के भीतर। उन्हें ब्लॉक पर खेलने का मौका मिला और ब्लॉक से चल करके और यहां पर जो है विभिन्न खेलों के भीतर जो टीमें उनकी ब्लॉक स्तर पर फाइनल में पहुंची थी, आज यहां पर उनको अपना खेल प्रदर्शन करने का इस खेल स्पर्धा के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अवसर मिला।
मैं इसके प्रणेता अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। मोदी जी, योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से हमें खेल में नई नई विधाएं सीखने को मिल रही हैं और हमें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सांसद जी का, मंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी वजह से हमें अच्छा गेम खेलने को मिला है, यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की योगदान मिला उनकी तरफ से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग गेम में बहुत उत्साहित हैं और मोदी जी के और योगी जी के होने से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सांसद जी भी बहुत ज़्यादा कोशिश करके हमारा वॉलीबॉल कराए हैं। हम बहुत उत्साहित हैं इसलिए। समाचारों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।